का इजलास। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में होने वाले इजलास में कुछ अहम मामलात पर होगी गुफ्तशनीद। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल लगातार जारी। आइंदा दिनों में नई सियासी जमात वजूद में आने की खबरें तेज। नई पार्टी का बड़ा चेहरा कौन होगा? अवामी हलकों में तजब्जुब बरकरार। कोविड-19 के मज़बूत मामलात में इजाफा। 133 नए मामलात आए सामने। 148 रोज के बाद एक दिन में 5 अमवात। लोगों को चाहिए एसओपीज और गाइडलाइंस पर करे अमल। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सियासत के हवाले से, क्योंकि सियासत जो है वो अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं तेज होते हुए दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज लोगों से राबता मुहिम को भी बढ़ा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी या पीसी के जो लीडरान हैं वो अब अवामी राबता मुहिम में तेजी ला रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें दफा 370 की मनसूखी के बाद गुपकार अलायंस जो है वो पहली बार अब जम्मू में इजलास तलब कर रहे हैं। और खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों में 21 दिसंबर को वहां पे फारूक अब्दुल्ला की सदारत में इजलास होगा। क्या कुछ इजलास में होगा, एजेंडा क्या होगा, क्या नए लोगों को शामिल किया जाएगा गुपकार अलायंस में, इस पे हम बात करेंगे। और हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इसी मामले पे बात होगी। हिलाल, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, पहली बार जब से गुपकार अलायंस बनी है तब से पहली बार अब जम्मू में भी अब गुपकार के जो लीडरान हैं, जो अकाइया हैं, उन्होंने वहां पे इजलास तलब किया है। 21 दिसंबर को इजलास होने वाला है। तो क्या एजेंडा रहेगा इजलास का? क्या नए पार्टीज या नए लीडरान को शामिल किया जा रहा है गुपकार अलायंस में? देखिए रूफ, अगर देखा जाए तो नए लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे कोई इत्तला अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, क्योंकि इस इजलास में 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण होगी, काफी अहमियत की हामिल होगी। क्योंकि जम्मू के अंदर 21 दिसंबर को जो पीएचईडी का इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में होने जा रहा है, उस इजलास में यह बात साफ हो रही है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक जो नई दिल्ली के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर जो सिविल सोसाइटी है उसको इन्वॉल्व कैसे किया जाए, मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के विजावीज यहाँ के हालात के तहत कैसे इन्वॉल्व किया जाए, और मुल्क के अंदर जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको कैसे जम्मू कश्मीर की 370 के साथ इन्वॉल्व किया जाए, ये एजेंडा जो है इस मीटिंग में रखा गया है। और इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि अब ये जो लोग हैं इन्हीं के साथ मीटिंग होगी और ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाहेअमल क्या रहेगा, इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा। ये इस मीटिंग के खास तौर पर देखा जा सकता है। हिलाल, ये भी खबरें आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला पहले से ही जम्मू में थे और उन्होंने वहां के कुछ लीडरान से भी बात की है, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की है, वुकला के साथ भी बात की है, उनके साथ मीटिंगें भी की हैं। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि उनको इस इजलास से पहले ही जो गुपकार अलायंस का एजेंडा है उस पर उनके साथ बात हुई होगी और उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या दीगर इकाइयां जो इस पीएचईडी की हैं, इन सभी का जहां तक ताल्लुक है तो हर कोई अपने लेवल पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ रागिब कराने की कोशिश की जा रही है कि वो जो पीएचईडी का एजेंडा है इसको समझें। और बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान जो कुछ इकाइयों से, कुछ मेंबरान से जो पीएचईडी के हैं जिनके साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान एक पॉलिसी साजी होगी कि कैसे हम
इस एजेंडे को बाहर मुल्क तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर 370 के तय ये तासुर पाया जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई है कि जो 370 है ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज में जो है खलिश पैदा करता है, या ये कि ये शायद मुल्क हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि किसी और मुल्क की जानब से दिया गया है, या इससे मिलिटेंसी यहां पर पैदा हो जाती है। और साथ ही साथ एक नैरेटिव जो कायम किया गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर इससे सेपरेटिज्म जो है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इस नैरेटिव का तोड़ करने के लिए इस पीएचडी की मीटिंग में मामला ज़हर बहस आ सकते हैं और उसके बाद ही इसमें कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। हिलाल, दिल्ली तक अब बात जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको भी अब इस हवाले से उनके साथ बातचीत होगी, उनको भी मदऊ किया जाएगा और उन तक भी एजेंडा जो है वो पहुंचाया जाएगा गुपकार अलायंस का। देखिए, बिल्कुल जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल सेटअप है, जुडिशरी है, या जो जस्टिस सिस्टम के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो कानून को जानते हैं, आइन को जानते हैं, उनके जरिए पीएचडी का ये एजेंडा है कि उन्हीं के जरिए वो मुल्क के अवाम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद मुल्क के अवाम को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता था, न कि इसे तोड़ता था। एक मैसेज जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि इस मीटिंग के दौरान इसी मामले को लेकर बातचीत होगी कि कैसे मुल्क के अवाम तक पहुंचा जाएगा, मुल्क के अवाम को कन्विंस किया जाएगा ताकि वो 370 और 35A को किसी दूसरी नजर से ना देखे बल्कि इसे मुल्क के मुफाद में देखें। हिलाल, आखिर में जानना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला का जो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट में अब इसकी समाअत नहीं हो रही है, उन्होंने मरकजी सरकार को भी निशाना बनाया कि वो होने नहीं दे रहे हैं, क्या इस पे भी बातचीत होगी और किस तरह अब कोर्ट में समाअत के हवाले से जो गुपकार अलायंस है उनका क्या आइंदा लाहेमल होगा, इस पे बात होगी? देखिए, कुछ मेंबरान के साथ जो पीएचडी के हैं जिनके साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें यही चीजें कही हैं कि कोशिश की जाएगी कि मुल्क के अवाम को जो मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स को कैसे कन्विंस किया जाए और उनको समझाया जाए कि 370 क्या है। बाकी जिस तरह से मुख्तलिफ लीडरान की जनब से या उमर अब्दुल्ला की जनब से मुल्क की जो पार्टी है, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उस पर इल्जामात लगाए गए हैं, शायद लग रहा है कि इस पर कोई गुप्त शनीद इस पर नहीं हो सकती है, लेकिन अहम जो एजेंडा है वो यही है कि 370 को कैसे जम्मू कश्मीर की सरहदों से दूर दिल्ली या मुल्क के अवाम तक पहुंचाया जाए। ये एक अहम मौजू जो है इस एजेंडा जो रहने वाला है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। इजलास तलब किया गया है गुपकार अलायंस की तरफ से और 21 दिसंबर को जम्मू में आप पहली बार इजलास होगा, क्या कुछ इजलास के बाद रहेगा उस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल सियासत ही हो रही है और सियासत की बात चल रही है, तो सियासत में एक और खबर जो है वो बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से। दफा 370 हटने के बाद जहां कई जो पार्टियां वजूद में आई यहां पे, और अब जो डिलिमिटेशन की बात करें, कहीं ना कहीं आखिरी अब पड़ाव में डिलिमिटेशन भी है और असेंबली इंतखाबात की बातें हो रही है कि असेंबली इंतखाबात भी हो सकते हैं। अब जो नई पार्टियां वजूद में आ रही है इसमें एक और पार्टी जो है वो जुड़ रही है। खबरें आ रही है कि एक और जो नई पार्टी है अब जम्मू कश्मीर में उसका वजूद सामने आ रहा है। इसका चेहरा कौन होगा, किसकी क़यादत में यह पार्टी बनेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी इशफाक गावर बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। इशफाक, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। नई पार्टी की बातें हो रही है, क्या कोई चेहरा, बड़ा चेहरा सामने आया है जिसकी जेरी निगरानी में यह पार्टी बन सकती है? देखिए, अभी जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर से खबर आ रही है वो ये है कि मशावरत का सिलसिला पिछले 1.5 महीने से जारी है। कहीं बाअसर सियासी शख्सियात के साथ राब्ता किया गया है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर है, और अब जब ये कि इसकी क़यादत कौन करेगा उस हवाले से अभी तक कोई जामिया बात जो है या बड़ी बात कोई सामने नहीं आई है। लेकिन जरूर ये खबर मिली है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने के साथ साथ एक और सियासी जमात जो है वो मर्द वजूद में जम्मू कश्मीर में आ सकती है, और उसके अंदर जहां
سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بااثر لیڈر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ تاجر انجمنوں کے لیڈر ہے, کچھ مذہبی پیشواؤں کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طریقے کا ایک میکینزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نئے چہروں کے ساتھ میدان میں اترا جائے, اور جو لگاتار دو گروپوں پر لگاتار حملے ہو رہے تھے جب سے اسپیشل سٹیٹس ہٹا, اس دن 5 اگست کی تاریخ کو یاد کریں اور اس تقریر کو یاد کریں, پھر 6 اور 7 تاریخ کو راجیہ سبھا کے اندر جو باتیں ہوئی ہے, اس کے بعد داخلہ وزیر نے جو باتیں کی ہے جموں کشمیر کے, تو انہوں نے کہا کہ مفتی فیملی اور شیخ فیملی نے جی دو ہاتھوں سے جموں کشمیر کو لوٹا ہے, اور ان کو اب یوم حساب آیا ہے, اور دوسری چیزیں ان کی طرف سے کہی گئی ہے. لیکن اس کے بعد جو میکینزم ہم نے دیکھا اس میں یہی دیکھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے ان لیڈرز کو ملی یہاں پر, اور یہ بات کرتے رہے, اور ایسا لگ رہا تھا جموں کشمیر میں کہ شاید انہی کے ساتھ چناؤ میں آگے بڑھا جائے گا. لیکن اب جو پہل سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ کچھ نئی آوازوں کو دوبارہ سے متحرک کیا جا رہا ہے, اور متحرک کرنے کے بعد انہیں میدان میں اتارا جائے گا. وہ کتنا بڑا فیصلہ ہوگا اور کتنا اثر اس پر پڑے گا سیاست کا, وہ ایک بڑی بات ہوگی. اور جموں سے کون لوگ ہوں گے, کشمیر سے کون لوگ ہوں گے, اس کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا. آنے والے چند دنوں کے اندر خد و خال جو ہے وہ سامنے آئے گا اس پوری بڑی خبر. اشفاق, اگر لوگوں کی بات کریں, چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہے, لوگ بھی اس پہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ غلام نبی آزاد جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہے الگ سٹیج چلا رہے ہیں, کانگریس کے کچھ لیڈران الگ ہے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا غلام نبی آزاد ہو سکتے ہیں. مظفر حسین بیگ جو پی ڈی پی سے نکل گئے ہیں, اور اگرچہ انہوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت کی ہے, مگر جو ایکٹیویٹیز ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. کیا ان پہ بھی نظر ہوگی اور ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی, یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے, کیونکہ اس پہ بھی لوگ کہیں نہ کہیں باتیں کر رہے ہیں ان 2 لیڈران کا نام لے کر. اور وضاحت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کافی چیزیں کلیئر ہیں. مظفر حسین بیگ اپنے انداز سے ایک بڑے لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نارتھ میں ان کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے. جو ہلچل غلام نبی آزاد نے پچھلے کئی دنوں سے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے سب کو مجبور کیا ہے کہ وہ باہر آئیں اور سیاسی جلسے جلوس کریں, تو وہ بھی ایک نمایاں بات ہے. لیکن کیا غلام نبی آزاد کانگریس چھوڑ کر نئی جماعت بنائیں گے, شاید یہ آج کے دن میں کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ انتہائی مشکل حالات میں غلام نبی آزاد کانگریس کے ساتھ رہے ہیں. آج جب کانگریس تھوڑی سی جو دوبارہ سے ریوائول کے موڈ میں ہے, تو اس وقت وہ چھوڑیں گے کانگریس کو, شاید یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سیاست میں کل کیا ہوگا یہ کہنا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے, ہو سکتا ہے نیشنل کانفرنس سے کوئی ایسے چہرے باہر آئے جو پارٹی بنا سکیں, جن کا پارٹی کارڈر ہو, یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں نے یہی کہا کہ جو پاور کاریڈور دلی کے ہیں ان میں صرف اتنا ضرور ہمیں کہا ہے, جو آف دا ٹریک بات ہو رہی ہے, کہ آپ چند دن انتظار کیجئے, چند دنوں کے بعد آپ کو خود پتہ لگے گا کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جموں کشمیر کے لوگ بھروسہ کریں گے, کیونکہ چہرے اس طریقے سے سامنے آئیں گے. تو بڑا سوال یہ ہوگا کہ ایک پارٹی پہلے ہی بنی ہے 5 اگست کے بعد, اور اس کے بعد ایک اور پارٹی آئے گی, تو ڈیفینیٹلی ووٹ شیئر جو گٹے گا وہ جموں کشمیر کے اندر گٹے گا, کیونکہ سب سے زیادہ سرگرمیاں جموں کشمیر کے اندر رہیں گی. جموں کے اندر کتنا اس کا اثر پڑے گا, ہم نے دیکھا کہ اپنی پارٹی آئی ہے, نیشنل کانفرنس آئی ہے, کانگریس آئی ہے, شاید وہ اتنا زیادہ امپیکٹ جموں کے اندر نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر یہ جماعت آتی ہے تو کیا ان کا ووٹ بینک کا اثر جموں میں ہوگا نہیں ہوگا, ایک بڑا سوال ہوگا. اشفاق, آخر میں جاننا چاہوں گا, پی ڈی پی بنی تو کہا گیا کہ دلی سے بن کے آئی ہے, اب الطاف بخاری نے اپنی پارٹی بنائی, اس میں بھی کہا گیا کہ یہ بھی دلی کے اشاروں پہ بنی ہے. یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے کیا یہ بھی دلی کے اشاروں پہ بن رہی ہے؟ دیکھیے, یہ ود ان دا ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن جب آپ دیکھیں گے تو دلی کے ساتھ مشاورت کے بنا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو آپ انفرادی سطح پہ نہیں دیکھ سکتے. نیشنل کانفرنس کا ہمارے وجود میں آنا تو اس وقت کیا تھا جی, ایک ماضی کو ٹٹولیں گے ایز اے ریسرچر کے جب آپ دیکھیں گے تو وہ شیخ محمد عبداللہ صاحب کا ذاتی خواب نہیں تھا, وہ کہیں اور بھی خواب دیکھے گئے تھے, اور اس خواب کو تعمیر جموں کشمیر کے اندر کیا گیا مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنتے بنتے. اور پھر نیشنل کانفرنس سے عوامی نیشنل کانفرنس بنی تو ضرور دلی کا ہاتھ اس میں تھا. عوامی نیشنل کانفرنس کے بعد جو دو پارٹیاں, دو نفریوں کی پارٹیاں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں, چاہے نارتھ کے اندر بنی یا ساؤتھ کے اندر بنی, تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی ان کا رابطہ
दाखिला वजारत से रहा है, वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से रहा है माजी के अंदर। और जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, उन पर तो सीधे से इल्जाम ही है कि एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने करोड़ों पैसा जी पंप किया इस पार्टी को बनाने के लिए, अगरचे वो इसका लगातार विरोध भी करते हैं। तो ये कहना कि जनाब सियासी जमात बनती है और उस सियासी जमात को दिल्ली के पावर कॉरिडोर में और दिल्ली के जो सुराग रसा इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, उनका आशीर्वाद नहीं होता है, शायद ये कहना नामुमकिन होगा और ये गलत कहना होगा। जो भी कुछ होता है वो इन कंसल्टेशन विद यूनियन ऑफ इंडिया होता है और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो एट द हेड अफेयर्स होते हैं वो हमेशा ये फैसला जो है वो करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है और मुल्की सियासत और मुल्की मफाद में कौन सा कदम आगे बढ़ाना होगा। वो जरूर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे लोग इस तरीके का फैसला लेते हैं। चलिए इशफाक, तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी बराह रास्त दिल्ली से तफसीलात पहुंचा रहे थे कि नई पार्टी जो है अब उसका वजूद जो है सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के बाद ही जो लीडरान के चेहरे वो भी सामने आएंगे, कौन को लीडर इसमें जुड़ सकता है। जैसे इशफाक ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जितनी पार्टी है उनके जो बड़े चेहरे हैं वो भी निकलकर एक पार्टी बना सकती है। इसमें उलमा को भी जोड़ा जा रहा है, इसमें दानिशवरों को भी जोड़ा जा रहा है और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो वोट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसे इसको बाइफिकेट किया जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद ही एक पार्टी बनी थी अपनी पार्टी, अब एक और पार्टी का वजूद सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो मस्बत मामलात में अब काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 133 नए मामलात सामने आए हैं और 148 रोज के बाद 5 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अब जो लहर है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर ओमिक्रॉन की बात करें, मुल्क में कई मामलात सामने आए हैं, दिल्ली के साथ साथ बाकी कई शहरों में, अगर जम्मू कश्मीर में अभी मामलात सामने नहीं आए हैं, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन है, वो कह रहे हैं कि अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर यहां पे भी दस्तक दे सकता है ये नया वायरेंट और यहां भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि जब दूसरी लहर में कहीं कमी दिखाई दी मस्बत मामलात में तो लोगों ने एसओपीज और गाइडलाइंस को जो अमलाना था वो उनको छोड़ दिया, नहीं अमलाया गया एसओपीज और गाइडलाइंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, फंक्शनों की बात करें, कहीं शादी ब्याह की बात करें तो लोग जो है वो एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो कहीं ना कहीं मामला जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथिर ने इसी हवाले से लोगों के लिए एक पैगाम दिया है कि क्यों, किस तरह लोग एहतियात कर सकते हैं और ये जो नया वायरेंट है ये कितना तेज है, इस पे उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये जो नया वेरिएंट है 26 नवंबर को ये जो WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया, उसके बाद इमीडिएटली हमें गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस आए, मैंने हर एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CMOs को बुला के अपनी तैयारियां और फिर से स्टार्ट करने लगी, क्योंकि जैसे आपको ये पता है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इट इज़ 5 times मोर इन्फेक्शियस दैन द प्रीवियस वेरिएंट। तो इसलिए इसमें ज़्यादा एहतियात ये करना है कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, आपको भीड़ वाला इलाका बिल्कुल न करना है, अवॉइड करना है। अगर कहीं मजबूरन जाना पड़े तो वहाँ वही 3 चीज़ें, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन एंड मास्क, जो बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स और मुख्तसर कर दिए, क्योंकि आफ्टर DRDO, जब DRDO स्टार्ट किया तो हमने डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कम किया था, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा आने लगे, सर्जरी हम ज़्यादा करने लगे, OPD हमारे खुल गए उस टाइम। उसके बाद हमने इमीडिएटली क्या किया, 20 बेड्स हर एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुख्तसर इन लोगों के लिए रखे। तो यहाँ हमने देखा कि लोगों ने थोड़ा सा जो एहतियात करना छोड़ दिया, यहाँ से केसेस स्टार्ट हो गए निकलने ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा। ओमिक्रॉन का जो लगा, इसकी इन्फेक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा है। सपोज अगर कोई पिछला वेरिएंट 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 2 को पकड़ता था, ये 10 के 10 को पकड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि इसकी इन्फेक्टिविटी जो ज़्यादा है, जितने ज़्यादा लोग जमा हो जाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को ये फैलेगा। मेरी यही गुजारिश रहेगी आपसे भी, लोगों से भी, कि वो SOPs का ध्यान रखें, अभी भी इस मासूम को जाने ना दे। हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंस,
हमने कहा कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा लगे वहाँ एडमिट करना है तो वो हमने देखा। हमने ऑक्सीजन प्लांट्स की रिट्राई करी, क्योंकि बड़े दिनों से अब जो केसेस कम आते जा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा एडमिशन नहीं होते थे, तो हमने क्या किया, वो ऑक्सीजन सिस्टम, हाई फ्लो डिवाइसेस एवं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स और अपनी जो दवाइयाँ हैं ट्रीटमेंट के लिए हो या कोई किट्स है, वो पूरा हमने भरपूर वो देखा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 की वजह से सरकार ने फैसला लिया था, जब पहला फेज शुरू हुआ था तालीमी इदारों को बंद करने का। तालीमी इदारे बंद हुए, फिर सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता से बच्चों को तालीम देने के नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है, और जो प्रोसेस कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। मगर ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों के सेहत पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि मोबाइल फोन हाथ में लिए बच्चे इसके आदी बन गए और वक्त जो है वो ज्यादा अब मोबाइल फोन पे ही गुजारते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पे भी असर पड़ा है, और इसके साथ साथ जो लोग उनके वालिदैन हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बच्चों के इस अमल से भी परेशान है। नई नई गेम्स जो है वो बच्चे देख रहे हैं मोबाइल फोन की, और जो माहिर नफ्सियात है वो बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा मोबाइल फोन बच्चे इस्तेमाल करने से उनकी सेहत पे असर पड़ रहा है। लोगों ने इस हवाले से बात की है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, और बच्चे ज्यादातर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे लोगों ने बात की है। पहले हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे जो माहिर नफ्सियात है वो इसके हवाले से क्या कह रहे हैं। हमें लगता है हमारी जो जनरेशन थी, हमने कुछ अच्छा, मतलब इसके बगैर हमने पढ़ा भी, लिखा भी और कहीं पहुंच भी गए। लेकिन जो हमारी ये दूसरी जनरेशन आने वाली है, मुझे लगता है कि बहुत बुरा असर मोबाइल का बुरा असर इसलिए कि हमने इसको मतलब ज्यादा मिसयूज किया। बच्चा रोता है तो मोबाइल, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो मोबाइल, बच्चा मतलब नहाएगा तो मोबाइल, इससे बुरा असर पड़ता है बच्चों पर खासकर। सबसे बुरी बात वही हो गई कि बच्चा कमरे में बंद हो गया, उसको वो बाहर, हम गांव में रहते, हम गांव में तथ वन ब्रो लटकी लट्स गिंदन, फुटबॉल गिंदन, बाकी गेमन गिंदन। जो आज का ये कमरे में बंद किया हमने बच्चों को, सेहत पर भी उनको बुरा असर पड़ गया। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आज ये एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन, मोबाइल ने उस पर भी बहुत बुरा असर किया। ये जो लोग ड्रग्स के साथ इस वक्त करते हैं, ये हमारी पिरवर थी, रिश्वर थी, इसमें इस मोबाइल ने ज्यादा ही बर्बादी मचाती है। अभी देख सकते हो मेरे बच्चों की आंखें, आप इसकी कितनी लाल हो गई है, रेड आइज, ये सिर्फ मोबाइल चलाते हैं वक्त से, यही सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि एजुकेशन भी सारा, अब कुछ खाना पीना भी हो तो वो भी मोबाइल पे ही होता है, उसके बगैर तो ये लोग खाते नहीं है। चाय पीनी हो, सुबह उठ के माँ बाप पीछे ही पड़ते हैं लोगों के, खाओ कुछ नहीं, पहले मोबाइल ऑन करो फिर हम कुछ खा। चलिए, वालिदैन की बात आपने सुनी है, स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन और जो एक्टिविटीज बच्चों को करनी चाहिए, जो खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से बच्चे ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस शख्स की आप बात सुन रहे थे वो कह रहे थे कि अगर बच्चा खाना नहीं खाएंगे तो हम उसको मोबाइल ऑफर कर रहे हैं और वो गेम्स देख रहा है। बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दो, वो चुप करेगा। तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा बच्चा जो मोबाइल है वो बच्चों को ना दिया जाए। हमारे साथी जो फैसल रियाज है, उन्होंने माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल फैसल से पूछा, डॉक्टर फाजिल से पूछा इस हवाले से कि बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेहत पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है। डॉक्टर फैसल क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजकल लोग ऐसा भी हो रहा है कि शिकायत, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि सुबह जाते हैं फोन पे क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद शाम तक ये फिर फोन के साथ ही होते हैं। सो वो प्रॉब्लम एक है कि उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से नेगेटिव सेल्फ एस्टीम बहुत वो और ज़्यादा कम होता है, एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी वजह से पेशेंट्स को या जो बच्चे होते हैं उनको घबराहट हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन हो सकते हैं उनमें। और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट होता है, उसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंटरनेट यूज़ के। तो हम इसको अब फिर मैनेज कैसे कर लें? मैनेज यही है कि हम मतलब पेरेंटल सुपरविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो उसके लिए रिमाइंडर सबसे ज़्यादा।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।